प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कृषि विज्ञान क्या चीज़ है और आज वर्तमान में कृषि विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और कक्षा 12वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पहला चैप्टर है अपने, जिसमें सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, इस पाठ के अंतर्गत हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें सस्य विज्ञान के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसका सामान्य जानकारी, मृदा एवं बीज, इन 3 टॉपिक को हम इस पाठ के अंदर क्लियर करेंगे। इस पाठ के अंदर जो जानकारी दी गई थी कि कृषि विज्ञान आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि जो भी हमारी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी फंडामेंटल्स जो रिक्वायरमेंट है, उन सबको पूरा करने के लिए कृषि विज्ञान जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और इसकी एक अहम भूमिका है कि हम हमारे जीवन के अंदर इन सारी चीज़ों को जानकर, इसके प्रति जागरूक होकर के, इस विषय का अध्ययन करके हम किसानों को और भी ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि प्राचीन काल के अंदर जब कृषि की शुरुआत हुई होगी तो ऐसा माना जाता है कि आदिम प्रजाति के जो लोग थे वो एक जगह रहने वाले लोग नहीं थे, वो यहाँ वहाँ घूमते थे और भोजन की तलाश करते थे। और जब जहाँ पर उनको खाने पीने की जो भी वस्तुएं मिल जाती थी, पेड़ पौधों से जो फल फूल मिल जाते थे, कंद फल वगैरह मिल जाते थे, और जहाँ उनको रुकना उचित होता था, जहाँ पर उनके लिए सारी आवश्यकताएं पूरी होती थी, खाने के लिए उनको भोजन मिल जाता था, पीने के लिए उनको पानी मिल जाता था और रहने के लिए उनको कोई आश्रय मिल जाता था, तो ऐसी जगह पर वो निवास करते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे ये सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य ने ये जानना प्रारंभ किया कि खेती किस प्रकार से की जाती है। खेती किसानी का काम की शुरुआत अगर देखी जाए तो 10,000 BC के लगभग मानी जाती है। और इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं का कल हमने जिक्र किया था पिछले वीडियो के अंदर, कि जो भी इसकी शाखाएं हैं, जिसमें हमने ओलेरीकल्चर के बारे में, फ्लोरीकल्चर के बारे में पढ़ा था, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, ठीक है ना। तो जितनी शाखाएं हैं कृषि विज्ञान के अंदर, उन शाखाओं को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इस विषय को समझने के लिए हमें इनकी विभिन्न शाखाओं को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और उसके अंदर सबसे पहला जो गहरा संबंध अगर अपन देखते हैं तो मुख्य जो आधार है वो है सस्य विज्ञान, जिसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, पिछले वीडियो में बताया गया था, और जिसका 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब है फील्ड यानी मृदा, और नोमोस का मतलब है प्रबंधन करना, यानी कि मृदा का ऐसा प्रबंधन किया जाए कि उस मृदा के अंदर किस प्रकार से हम ऐसे पादपों को उगाएं जो हमारे लिए फसल उत्पाद के रूप में हमें कुछ प्रदान करें। तो सबसे पहले बात ये आती है कि अगर हम कृषि का इतिहास देखते हैं तो आज के वर्तमान युग तक ये धीरे धीरे सतत एक विकास की एक प्रक्रिया रही, और आज के वर्तमान युग के अंदर वैज्ञानिक खेती को हम ज़्यादा चाहने लगे, क्योंकि उस ज़माने में जो खेती हुआ करती थी, उस खेती का मूल उद्देश्य क्या था? केवल अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना। लेकिन आज वर्तमान युग के अंदर ये एक व्यवसाय बन चुका है, और जो भी अर्थव्यवस्था है किसी भी राष्ट्र की, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, चाहे कोई भी देश हो, बिना कृषि के अपना जीवन वो नहीं निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आधारभूत जो ज़रूरतें हैं वो कृषि के द्वारा ही संपन्न हो पाती हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बजट भी देखा जाए तो किसी राष्ट्र का अगर खर्चा देखा जाए अर्थव्यवस्था के तौर पर, तो वो कृषि के ऊपर ही सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। और किसानों को जागरूक करने के लिए भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि इस क्षेत्र के अंदर उन किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ। भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, और इस विकास को देखें तो भारत में कृषि का जो इतिहास है, उस इतिहास नामक पुस्तक का जो लेखक है
MS रंधावा, डॉक्टर MS रंधावा ने इस पुस्तक को लिखा और जिसके अंदर भारत की उन सारी बातों, कृषि से संबंधित उन सारी जानकारियों को कि किस प्रकार से भारत में कृषि शुरू की गई और वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है ना, उसको अगर हम देखते हैं तो इसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है और इस पुस्तक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भारत में कृषि किस प्रकार से हुई। अगर हम देखें तो भारत में अचानक से ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं, क्या ये सारी पहले उपलब्ध थी? नहीं थी, ठीक है ना। तो भारत के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, लेकिन आज हम देखें तो 2900 ईसा पूर्व जो है देसी हल का आविष्कार किया गया और देसी हल के आविष्कार होने से खेती को एक नया आयाम मिला, ठीक है ना। पशुओं के द्वारा इस हल से खेती की जाने लगी और खेत की जुताई करने के लिए ये एक अच्छा उपकरण माना गया। उसके बाद में 2300 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो 2300 ईसा पूर्व के अंदर जो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, सरसों है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, कपास है, तो ये सारी जो फसलें हैं 2300 ईसा पूर्व इसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसके अंदर भी इसके प्रमाण मिले हैं कि हमारे देश के अंदर जो ये मुख्य फसलें, जो खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इनकी खेती की जाती थी। और 1400 ईसा पूर्व में भारत के अंदर जो ऐसा माना जाता है कि जो लोहे का हल है, ठीक है ना, ऐसा हल जिसके अंदर लोहे का फाल लगा होता है, लोहे के हल का आविष्कार हुआ। और इसके बाद में 18वीं शताब्दी के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो बुआई की मशीन का आविष्कार हुआ। 1831 के अंदर जो है कटाई मशीन, 1831 में कटाई मशीन का आविष्कार हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे खेती के अंदर कई प्रकार की तकनीकी ज़रूरतों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई और आज भारत जो है कृषि के क्षेत्र में संपन्न राष्ट्र बन चुका है। और भारत से उत्पादित होने वाली बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बाहर निर्यात की जाती हैं। और हम आगे बात करते हैं कि भारत में आधुनिक खेती जो है परंपरागत खेती के बजाय शुरू की गई, क्योंकि उससे केवल हमें जो उत्पादन मिलता था वो उस उत्पादन के माध्यम से हम केवल अपना परिवार ही पाल सकते थे। लेकिन जब इसको व्यवसाय के रूप में लिया जाने लगा तब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम बहुत सारे ऐसे कृषि उपकरणों का विकास करें, बहुत सारी ऐसी कृषि तकनीकों का विकास करें ताकि एक उन्नत किस्म की खेती की जा सके। उन्नत किस्म की खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, जिसमें हम कई प्रकार के चरणों को ध्यान में दे करके हम उनको खेती को संपादित करते हैं। जैसे अगर हमें कोई फसल को बोना है और हम चाहते हैं कि भी हमें 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर फला फसल की इतनी उपज प्राप्त होनी चाहिए जो हमारी आशा के अनुकूल हो, लेकिन जब हम उसको परंपरागत तरीके से करते हैं, देसी तरीके से करते हैं, तो हमें इतने अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिलता, इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता, आशा के अनुकूल हमें वो उत्पादन नहीं मिलता है। लेकिन जब वही
खेत के अंदर हम वैज्ञानिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अगर हम खेती करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी अधिक मिलता है। जैसे एक किसान जो है अपने खेत के अंदर 1 बीघा ज़मीन के अंदर वो बीज जो पिछली फसल के उसने बचा के रखे हैं उसका इस्तेमाल करता है और उस जगह पर वो खेती करता है, और एक दूसरा किसान है जो उसी 1 बीघा खेत के अंदर उसी फसल को बोता है, लेकिन वो वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाता है और एक वो परंपरागत तौर तरीके अपनाता है। दोनों की फसल का जब अंतिम पड़ाव पर जब हम देखेंगे तो उनमें जो उत्पादन होगा फसल का, जो फसल उत्पाद मिलेगा, उसमें बहुत फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि जब वैज्ञानिक मापदंड की बात करें तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं, है ना, शुरुआत में हम क्या करते हैं, किसी फसल को बोने के लिए खेत की तैयारी करते हैं और उस खेत की तैयारी के समय हम 2 से 3 बार उसकी गहरी जुताई करते हैं ताकि मृदा के अंदर जो भी पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण हो जाए, मृदा के अंदर वातन अच्छे से होने लग जाएगा, उसके अंदर जल, मृदा जल और मृदा वायु का जो प्रतिशत मात्रा है वो संतुलन में आ जाती है, और मृदा के अंदर कई कठोर परतें जो बन जाती है उनको तोड़ने के लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई आवश्यक है। और हम जब खेती करते हैं तो उस मृदा की तैयारी के समय हम एक उपयुक्त ढलान भी हमको उसके अंदर रखना होता है, और जिस प्रकार की फसल है उस अमुक प्रकार की फसल के लिए अमुक प्रकार की क्यारियों का निर्माण किया जाता है, उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था रखी जाती है। नहीं तो हम ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमें उस फसल से जो लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। अगर हम वैज्ञानिक तौर तरीकों को, मापदंडों को ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें जो उत्पादन है वो परंपरागत तरीके से मिलने वाले उत्पादन से दुगुना, तिगुना, चौगुना भी मिल सकता है, और उसके लिए हमें उन्नत किस्म के बीजों को इस्तेमाल करना होगा। खाद और उर्वरक जो उसके अंदर दिए जाते हैं उसकी मात्रा का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। हम हमारी मर्जी से किसी भी खेत के अंदर खाद और उर्वरक नहीं दे सकते हैं, जबकि हम एक औसत तरीके से देखा जाए तो 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 किलोग्राम जो है फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, और 40 किलोग्राम जो है वो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो ये फिक्स रेशियो नहीं है, ये सभी फसलों के लिए लागू नहीं होता है। ये हम औसत तौर पर हम मान सकते हैं कि भी 120 किलोग्राम फॉस्फोरस, 60 किलोग्राम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम यही मात्रा पहले से मृदा का परीक्षण करा करके अगर हम जांच लेते हैं तब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो वो जगह, उस खेत के अंदर आपको आशा के अनुकूल आपको परिणाम मिलेगा, आपको उत्पादन जो मिलेगा वो परंपरागत तरीके की तुलना में अच्छा प्राप्त होगा। और यही हमारे लिए श्रेष्ठ तरीका है कि हम वैज्ञानिक मापदंडों का पालन करते हुए हम खेती करें। तो सस्य विज्ञान जो है, जो हमें ये बताता है कि हमें मृदा का प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए मृदा का परीक्षण करवाना जरूरी है। मृदा के परीक्षण को करवाने के लिए हम उस मृदा के सैंपल को लेकर के उसकी जांच करवा सकते हैं, और उस जांच में ये पाया जाएगा कि भी अमुक प्रकार के तत्व की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको ये उर्वरक की इतनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं, और इसके माध्यम से जब फसल के अंदर किसी भी प्रकार का, अमुक प्रकार का अगर रोग हो जाता है तो उस अमुक प्रकार के रोग की रोकथाम के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के रोगनाशी दवा का छिड़काव करना है, या उनके ऊपर कीटों का आक्रमण हो जाता है, यानी कि फसल का प्रबंधन, यानी कि उसकी बुआई से लेकर के उसकी कटाई तक के बीच में अगर फसल को किसी भी तरह से नुकसान अगर पहुंचने वाला है तो उस नुकसान को रोकने के लिए हम जो तरीके अपनाएंगे वो वैज्ञानिक तौर तरीके। हमें कौन सा कीटनाशक काम में लेना है, कितनी मात्रा में काम में लेना है, ये सारी बातों की जानकारी हमें कृषि विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन करने पर ही प्राप्त होती है। और जो भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए देश के अंदर, कृषि संस्थान स्थापित किए गए, उनका भी यही
काम है कि वो किसानों को नई नई तकनीकों से अवगत कराएं और किसी फसल के बोने को लेकर के किसी क्षेत्र के विशेष के हिसाब से उन फसलों को बोने के निर्देश दिए जाएं। तो ये निर्देश जो हैं वो किसान कॉल सेंटर की मदद से भी आपको मिल सकते हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी जाकर के इसकी जानकारी जुटा सकते हैं। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आज बात करते हैं, जो हमारे देश का एक सबसे बड़ा संस्थान है, जो कृषि के क्षेत्र के अंदर, कृषि विभाग के अंदर सबसे बड़ा संस्थान है, और पूरी भारत की जितने भी राज्य हैं, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर इनके संस्थान मौजूद हैं। और इनका मूल उद्देश्य है अनुसंधान कार्य करना, और उस अनुसंधान कार्य के बाद में उसका यानी कि 30% तो काम होता है इनका अनुसंधान के कार्य का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ठीक है ना, और 70% काम होता है इनका अनुसंधान करना। तो ये दिन ब दिन क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और नई नई तकनीकी और नई नई फसलों के उन्नत किस्म के बीजों को तैयार किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। आगे की कड़ी में तो भारत में जो आज भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, जैसा कि आपने इसका नाम सुना होगा और परीक्षा के अंदर भी कई बार इनके जो एब्रीविएशन किए गए संक्षिप्त जो नाम है उनका पूरा नाम पूछा जाता है, जैसे PUSA, पूसा, ठीक है ना। तो ICAR जो है इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, ये इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई। लेकिन आज जो हम वर्तमान में संस्थान को देखते हैं, संस्थान की स्थापना के पीछे भी एक इतिहास छुपा है, जो कि वर्ष 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई 1904 के अंदर। और वर्ष 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना गंडक नदी के किनारे दरभंगा, बिहार। तो गंडक नदी के किनारे दरभंगा और राज्य कौन सा, बिहार, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। और कालांतर के अंदर इसका नाम जो है परिवर्तित किया गया। और इस नाम को परिवर्तित करने के पीछे का कारण था कि जो इस संस्थान को बनाने के लिए जो जमीन अनुदान में दी गई थी, उस जमीन को देने वाला जो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फिप्स के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया कालांतर में, फिप्स प्रयोगशाला। और इस फिप्स प्रयोगशाला का उस अधिकारी के को कालांतर में याद रखने के लिए इस नाम को दिया गया। लेकिन
वर्ष 1934 के अंदर क्या हुआ कि भारतीय इतिहास के अंदर ये बहुत बड़ी त्रासदी का वर्ष रहा है, और इस वर्ष क्या हुआ कि एक विनाशकारी भूकंप आया और उस भूकंप के अंदर ये जो इमारत है वो गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद में इस संस्थान को नई दिल्ली लाया गया और दिल्ली में इस संस्थान को बनाने के लिए 2 वर्ष का समय लगा, और 2 वर्ष के समय के बाद में ये संस्थान जो है 7 नवंबर 1936 को ये तैयार हो गया। और फिर कालांतर में इसका नाम बदल करके क्या हो गया, 16 जुलाई 1929 को इसी संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना लगा। और भारत में जितनी भी कृषि से संबंधित जो भी जानकारी है, कृषि से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, जैसे ASRB की बात करें, ASRB, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है ना, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के माध्यम से वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये संस्थान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनको भी स्थापित किया गया है, जिन्हें KVK के नाम से जाना जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र। और जो कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर होने वाली जो भी फसलें हैं, उस फसलों के ऊपर वहाँ की जल, वायु, मृदा और वातावरणीय परिस्थितियाँ, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर ये अनुसंधान करके नई और उन्नत किस्मों को तैयार करने का काम करते हैं और किसानों को जागरूक करते हैं। और इस जागरूक करने के लिए वहाँ पर किसान मेलों का आयोजन किया जाता है और उसी के माध्यम से उनको लिखित में जानकारी दी जाती है, पैम्पलेट के माध्यम से। तो ये कृषि विज्ञान वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड जो है ASRB और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये भारत के अंदर उन किसानों के लिए एक ऐसे संस्थान है जो कि नई टेक्नोलॉजी को किसानों को पहुंचाने का काम करते हैं, उनसे अवगत कराते हैं। सस्य विज्ञान, जिसमें हम फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों और उनके क्रियाकलापों और उनके कार्यों का क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और आज हमारा मूल उद्देश्य देखें तो खेती किसानी का काम जो है वो सस्य विज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है। और हम जब बात कर रहे थे आज कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो हमारे स्थानीय क्षेत्र के अंदर हमें इस चीज़ के लिए जो मदद उपलब्ध कराता है। तो आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों
व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे सस्य विज्ञान कहते हैं।